नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राहुल बाबरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएससी द्वारा विगत 25 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चनों के सीरीज को कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 10 से 20 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो चलिए बताइए, इसमें से कौन सा एक कथन है जो प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे, अर्थात प्रस्तर अभिलेख जो स्तंभ लेख जो थे वो स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे। तो चलिए अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसके विश्लेषण में कह रहा है कि अशोक पाषाण स्तंभ पाषाण स्तंभ धम्म के प्रचार के लिए निर्मित किए गए थे। ये स्थापत्य कला का भाग नहीं थे। तो चलिए इस प्रकार जो प्रस्तर अभिलेख थे वो स्थापत्य कला के भाग नहीं थे। अब अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 कराएं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो चलिए बताइए कौन सी एक ऐसी लिपि थी जिसे दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि एक ऐसी लिपि थी जिसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। चलिए अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कह रहा है, खरोष्ठी लिपि जेम्स प्रिंसेप, ध्यान दीजिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खरोष्ठी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा। इससे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाया गया, जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थे। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। शेष लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। एक अन्य लिपि शारदा लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। तो इस प्रकार खरोष्ठी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। चलिए अब अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। 23 कहता है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। तो बताइए नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ था वो किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। अर्थात कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच की सुप्रसिद्ध संवाद वर्णित है। तो चलिए अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कह रहा है कि कठोपनिषद में नचिकेता और यम राज अर्थात मृत्यु के देवता के बीच संवाद है। इसमें नचिकेता शिष्य तथा यमराज गुरु के रूप में थे। तो चलिए इस प्रकार कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद को उल्लेखित किया गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो चलिए बताइए मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद हुआ था जिसे मिलिंद पन्हो में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नागसेन और मिलिंद के बीच का जो संवाद है उसे मिलिंद पन्हो में वर्णित किया गया है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, मिलिंद पन्हो में इंडो ग्रीक राजा मिलिंद अर्थात मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद हैं। यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। चलिए इस प्रकार मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद उल्लेखित है। चलिए अब अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो चलिए बताइए अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की के अभिलेख में। अर्थात मास्की के अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कह रहा है, अशोक के अभिलेखों
में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कर्नाटक में पाए गए मास्की, गुर्जर, नेत्तूर और उडेगोलम से मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार मास्की, गुर्जर और नेत्तूर तथा उदयगोलान के अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ए, बी, सी, डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? तो चलिए इसमें बताना है कि ए, बी, सी और डी में किन किन महाजनपदों को दर्शाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग। ऑप्शन ए में यहाँ पर मत्स्य महाजनपद को दर्शाया गया है, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, जो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता था। वहीं अगर हम अवंती की बात करें तो अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता था। और अगर वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता था। अगर अंग महाजनपद की बात करें तो यह बिहार के भागलपुर के क्षेत्रों में पड़ता था, जिसकी राजधानी चंपा थी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं। कह रहा प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चलिए बताइए, इसमें महायान बौद्ध संप्रदाय में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पद्म पाणी। अर्थात बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्म पाणी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। कह रहा है, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है जो बौद्ध की करुणा के साकार रूप थे। ये महायान शाखा के अंतर्गत अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक थे। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि अर्थात कमलों को धारण किए हुए अथवा लोकितेश्वर अर्थात विश्व का स्वामी के रूप में भी इंगित किया गया है। तो इस प्रकार बौद्ध अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो चलिए बताइए, गुप्त काल द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपक। अर्थात गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। यह लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आरंभ हुआ था। तो चलिए अब अगले प्रश्न इसका विश्लेषण देखते हैं। कह रहा है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। यह 32.36 ग्रेन के थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दिनार सोने के, कांसारपन चांदी के, तांबे के, गुप्त तांबे के अर्थात गुप्त पूर्व तथा पर्ण तांबे का सिक्का था। तो इस प्रकार गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के जो चलाए जाते थे उसे रूपक के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए बताइए, इसमें एक तरफ ग्रंथकारों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ सूची 2 में मूल ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए बताइए, किस मूल ग्रंथ के ग्रंथकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात वराह महिर द्वारा रचित पुस्तक का नाम बृहत संहिता था। वहीं विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम देवी चंद्रगुप्तम। अगर शूद्रक की बात करें तो शूद्रक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम मृक्ष कटिकम। और वही बिल्हन की बात करें तो बिल्हन द्वारा रचित पुस्तक का नाम विक्रमादेव चरित था। तो चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, लेखक अर्थात ग्रंथकार एवं
उनके ग्रंथ का सही सुमिलित इस प्रकार है। वराहमिहिर द्वारा रचित पुस्तक वृहत संहिता, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक द्वारा रचित पुस्तक मृक्ष कटिकम एवं इल्हन द्वारा रचित पुस्तक विक्रमादेव चरितम है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो चलिए बताइए, प्राचीन भारत में व्यापारियों का मुख्य निगम कौन सा था, जहाँ से मुख्य रूप से व्यापार की जाती थी? तो इसका सही उत्तर है मणिग्राम। मणिग्राम तो अर्थात मणिग्राम वह शहर था जहाँ से प्राचीन भारत में व्यापार किए जाते थे। चलिए अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो कह रहा है, मणिग्राम पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों की प्रभावशाली गिल्ड थी, जहाँ से व्यापार की जाती थी। इस प्रकार मणिग्राम चालुक्य शासकों के समय का प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगले प्रश्नों की बात अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।